राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लक्सन और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में स्वागत किया और रायसीना डायलॉग में उनकी उपस्थिति को सम्मानजनक बताया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। योर एक्सीलेंसी प्रधानमंत्री लक्सन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। किया हो रहा, मैं प्रधानमंत्री लक्सन और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री लक्सन भारत से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ऑकलैंड में होली के रंगों में रंगकर उन्होंने जिस तरह उत्सव का माहौल बनाया वह हम सब ने देखा। प्रधानमंत्री लक्सन के न्यूजीलैंड में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों के प्रति लगाव को इस बात से भी देखा जा सकता है कि उनके साथ एक बड़ा कम्युनिटी डेलीगेशन भी भारत आया है। उन जैसे युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली लीडर का इस वर्ष रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि होना हमारे लिए खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही है और हमें प्रसन्नता है कि न्यूजीलैंड की नौसेना का जहाज 2 दिन में मुंबई में पोर्ट कॉल कर रहा है। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी उपक्रमों की ऋण पर नियंत्रण किया है। वहीं सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति को इसका श्रेय देते हुए कहा कि उदय योजना के तहत 2015-16 और 2016-17 में बिजली निगमों का कर्ज हरियाणा सरकार ने अपने खाते में लिया था। इसके अलावा उन्होंने राज्य में किए गए विभिन्न विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। आंकड़े गवाह हैं कि जहां एक और 2008-9 से लेकर 2014-15 के बीच के 6 वर्षों में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,922 करोड़ रुपए हो गया था। वहीं 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच की 9 वर्षों की अवधि में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण बढ़ने की बजाय 1,627 करोड़ रुपए आदरणीय अध्यक्ष जी कम हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर जबरदस्त नकेल कसी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह चमत्कार संभव हो पाया है आदरणीय अध्यक्ष जी श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प से, जिन्होंने उदय स्कीम को लागू किया है, जिसके अंतर्गत बिजली निगमों के 25,950 करोड़ रुपए के ऋण
वर्ष 2015-16 व 16-17 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने खाते में ले लिए गए थे। श्री मनोहर लाल जी की इच्छा शक्ति से HSIIDC और HSVP की कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के वास्तविक अनुमानों के हिसाब से हमारे 43 उपक्रमों में से 28 उपक्रम लाभ में हैं, जिन्होंने 1746 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ आदरणीय अध्यक्ष जी कमाया है। वर्ष 2014-15 में केवल 20 उपक्रम लाभ में थे, जिनका लाभ मात्र 450 करोड़ रुपए था। इसी सच्चाई के चलते मेरा सभी से अनुरोध है कि जब भी कोई नेता जनता को हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बारे में बताए तो यह जरूर स्पष्ट करे कि जब वे सत्ता में थे तो सरकार का ऋण GDP का कितने प्रतिशत था और सरकारी उपक्रमों का ऋण कितना था। आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां राजकोष के कुशल वित्तीय प्रबंधन में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक सराहनीय भूमिका होती है, वहीं वे अक्सर अपनी किसी भी स्कीम को बंद नहीं होने देना चाहते। इसलिए मैंने सभी विभागों को विशेष आग्रह किया है कि वे अपनी उन स्कीमों को बंद करें जो अनुपयोगी हो गई हैं, और जहां एक ही उद्देश्य वाली 2 या 2 से अधिक स्कीमें चल रही हैं, उनका वे विलय करें। मुझे खुशी है कि इस बजट में हमने 11 विभागों की 48 योजनाओं का विलय कर दिया है और 20 योजनाओं को समाप्त कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष के स्वास्थ्य पर इस दृष्टिपात के बाद अब वर्ष 2025-26 के हरियाणा बजट प्रस्तुतिकरण के ठीक पहले मैं हृदय की गहराइयों से इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप सभी ने 3 और 4 मार्च को रेड बिशप पंचकुला में मुझे इस बजट के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए। आपको याद होगा कि मैंने पूरी तल्लीनता से आपके सभी सुझाव सुने थे और उन्हें नोट भी किया था। इस बजट को बनाने में हम सब ने मिलकर प्रयास किया है। मेरा मानना है कि इसलिए यह बजट तेजस्वी बन पाया है। अध्यक्ष महोदय, कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियां हमारे छोटे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं और हमेशा रहेंगी। हर किसान की लागत कम करना, उसकी फसलों की पैदावार को हर वर्ष बढ़ाते रहना, हर फसल को MSP पर खरीद की गारंटी देना, उसके खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखना, उसके पानी की हर बूंद से अधिक उपज लेना, उसे अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और उसकी आय को लगातार बढ़ाते रहना हमारी सरकार की पिछले 10 वर्षों की तरह इस वर्ष भी परम प्राथमिकताएं रहेंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 जनवरी को हिसार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े सैकड़ों किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों के साथ लगभग 5 घंटे चले विचार विमर्श में उन्होंने मुझे 161 सुझाव दिए। मुझे खुशी है कि हर वक्ता ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ई-खरीद पोर्टल, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती जैसी हमारी अनेक योजनाओं की भूरी प्रशंसा की तथा इन सभी नवाचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया है। बासेरा पार्क में दिल्ली विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि विकसित दिल्ली बजट 2025-26 के लिए जनता से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री और विधायक विभिन्न वर्गों से संपर्क कर रहे हैं और आज की बैठक में प्राप्त सुझावों पर चर्चा हुई है, जिनके आधार पर दिल्ली का बजट तैयार किया जाएगा। पहले दिन से ही हम लोग लगातार विकसित दिल्ली बजट 2025-26 पे सबकी राय लेने में लगे हैं। अलग अलग वर्गों से लगातार हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक संपर्क कर रहे हैं। आज विशेष रूप से विधायक दल को हमने यहाँ पे बुला करके उनको सुना है, उनके मन में जो सुझाव थे, क्योंकि वो जो जनता से लेकर के आए हैं, जनता के बीच में जाके जो जनता से उन्होंने सुझाव लिए वो सब आज उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं और उसकी पूरी हमने सुझावों की, इसके अलावा हमारे पास ईमेल पे
और व्हाट्सएप पे जो आई हैं सुझाव उनको भी हमने असेंबल किया है। अब पूरी तरीके से इन सुझावों के साथ दिल्ली के बजट को तैयार किया जाएगा और दिल्ली का बजट वो होगा जो दिल्ली की जनता के दिल का बजट होगा। सबके साथ में पहले दिन ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें मैंने एक ईमेल आईडी जनरेट करके दिया, उसमें व्हाट्सएप नंबर डाला और हजारों सुझाव ईमेल और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें मिले। अलग अलग ग्रुप्स को हमने सचिवालय और अपने ऑफिसेज में बुलाया, कई लोगों के हम खुद जाकर के क्षेत्र में जाके हमने उनसे संपर्क किया। दिल्ली का ये बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनी है, दिल्ली ने बहुत आशीर्वाद देकर के हमारी सरकार को बनाया है। एक भी काम जो कि दिल्ली सोचती है कि ये होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि अपने बजट में उसको जोड़ें और दिल्ली के हित में, दिल्ली की खुशियों के लिए, दिल्ली के समृद्धि के लिए इस बजट को बनाया जाएगा और दिल्ली के लिए विशेष रूप से ये बजट बड़ा आनंदकारी रहेगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी की नाट्य मंचन समारोह का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के अशोक विहार स्थित सत्यवती कॉलेज सभागार में किया गया। नाट्य मंचन के अतिरिक्त समरस समाज में राष्ट्रकवि दिनकर का योगदान विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद का भी आयोजन किया गया। ये दोनों कार्यक्रम दिनकर सोसाइटी के रजत वर्ष के समापन समारोह के उपलक्ष्य में रश्मि रथी पर्व के अंतर्गत आयोजित किए गए। कार्यक्रम में भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद द्वारा संचालित छात्रावास की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना व गीत गायन भी किया गया। इस अवसर पर लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज मुंबई के प्रख्यात रंगकर्मी मुजीब खान, भारतीय अनुवाद परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पूर्णचंद टंडन, प्रख्यात राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के चेयरमैन श्रवण कुमार अग्रवाल, सत्यवती महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सुभाष कुमार सिंह, डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर रामनिवास सिंह, प्रोफेसर सुभाष कुमार सिंह व साहित्य, कला, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्ति व बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों व बुद्धिजीवियों से राष्ट्रकवि दिनकर और आयोजित हुए कार्यक्रम के संबंध में जानने का प्रयास किया। मैं प्रोफेसर अजय झा हूँ, सत्यवती कॉलेज के IQAC इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का डायरेक्टर हूँ। मैं आपको बताऊं कि यह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही आह्लादक कार्यक्रम है। दिनकर सोसाइटी और भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के साथ मिलकर के सत्यवती महाविद्यालय महाकवि रामधारी सिंह दिनकर रचित रश्मि रथी का नाट्य मंचन करवा रहा है। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए इस मंचन को देखना। हमने देखा कि एक एक पात्र जो है इस रश्मि रथी का संपूर्ण डायलॉग को रटा हुआ है, और रटना सामान्य रटना नहीं है, भाव के साथ में रटना, जो बेहद ही अपने आप में आश्चर्यजनक स्थिति पैदा कर रही है। तो मैं इन दोनों ही संस्थाओं का आभार प्रकट करता हूँ कि वे हमारे साथ जुड़े और हमारे विद्यार्थियों के लिए इस महाकाव्य का मंचन करा। डॉक्टर रामनिवास सिंह जी, दिनकर सोसाइटी के महासचिव हूँ जी, और दिल्ली सरकार में प्रवक्ता के पद पर कि हम देखें हमारे जो महाकवि हुए, महापुरुष, उन्होंने किस प्रकार से रचना की। दिनकर जी ने कर्ण को आधार बना करके और उसे इस तरह से महिमा मंडित किया जिससे हमें लगता है कि समाज में कैसे सामाजिक समरसता की ज़रूरत है और सामाजिक समरस समाज ही आगे भारत का भविष्य का निर्माण कर सकता है। आज समाज जातियों में, कुरीतियों में अनेक प्रकार के व्याप्त है और उन व्याप्त कुरीतियों से सचमुच में इन महाकाव्यों के द्वारा, और खास करके महाकाव्यों में भी नाटक का मंचन आपने देखा कि महाकाव्य को हम लोगों ने नाटक के रूप में, काव्य शैली में प्रस्तुति जो कि सचमुच में अद्भुत है। मेरा नाम डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह, मैं दिनकर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद का महासचिव। देखिए, आज दिनकर सोसाइटी की रजत जयंती का समापन समारोह था जी। तो एक वर्ष से हम लगभग 12 कार्यक्रम के आज अंतिम इस रजत जयंती वर्ष का समापन समारोह था, और समापन समारोह के माध्यम से हम आम लोगों में एक संदेश देना चाहते थे दिनकर जी के कृतित्व के माध्यम से। जो रश्मि रथी विशेष कृति है जिसमें हर एक प्रकार जो एक कर्ण के चरित्र को जिस प्रकार से दिनकर जी ने उभारा है, उसमें एक वचनबद्धता कितना महत्वपूर्ण है कर्ण के लिए,
साथ ही मित्रता का क्या दायित्व होता है उसके बारे में उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। और जो दानशील प्रवृत्ति थी कि जान जाए तो जाए लेकिन वचन नहीं जाए, जो उन ये करने क्या जो ये था कि जो मुझसे मांगेगा दान के रूप में, चाहे उसके लिए मुझे प्राण जाए वो मैं दे सकता हूँ। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देने की इच्छा थी कि सबसे बड़ा नैतिक जो मूल्य है, नैतिक मूल्य के बारे में कि नैतिक मूल्य क्या होता है, नैतिक दायित्व व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास दिल्ली। दिनकर सोसाइटी 25 साल से दिनकर के विचारों को देश भर में दुनिया भर में फैला रही है। और यह जो कार्यक्रम उनका रजत जयंती है, राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति न्यास दिनकर सोसाइटी से मिलकर कार्यक्रम इसमें सहयोग किया है, साथ में रहा है। मिलकर हम लोग दिनकर जी पर काम किए हैं। ये रश्मि रथी नाट्य मंचन 500 से ऊपर बार कर चुके हैं। अद्भुत बार हुआ पूरे भारत में। तुलसीदास का रामचरितमानस और रश्मि रथी, उसके बाद रश्मि रथी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। मानव समाज कोई समस्या का समाधान चाहता है तो रश्मि रथी जरूर पढ़े, उसमें समाधान ही समाधान है। डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी जी, कवि भी हूँ। राष्ट्र कवि जो दिनकर हुए जी, उनके संदेश को, उनकी रचनाओं के, उनके व्यक्तित्व के, उनको कृतित्व को जन जन तक पहुंचाना, और खासकर आज ये कॉलेज में प्रोग्राम रखा गया है तो इसके द्वारा ये छात्र वर्ग को, युवा वर्ग को ये बताया जा रहा है कि राष्ट्र कवि दिनकर की रचनाओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, आज भी राष्ट्र कवि दिनकर की रचनाएं क्यों प्रासंगिक है, ये उद्देश्य था। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Shreya Furnishing, a unit of Nirmals, wishes you a happy Holi, celebrating the festival of colors with our exclusive home collection, featuring premium upholstered fabric, vibrant designer curtains, prismatic home and office decor, carpet and sofa covers, all at unbeatable prices. Visit our website shreyafurnishing.com or our exclusive showroom 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. Kamal Buildtech Private Limited wishes you a happy Holi, fulfilling promises with excellence. With our professional team and years of experience in delivering successful projects, we guarantee you peace of mind and top quality work at an affordable price. For more details, visit our website www.kamalbuildtech.com. Visit us F29 Central Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में एक नए घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के माता पिता को कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो चुका है। इनके निधन के कई दिनों बाद अयोध्या में अब कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए महत्वाकांक्षी चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश के उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से हैं जो स्पष्टता के साथ अपनी बात सबके सामने रखते हैं और अपने काम के बलबूते पर हर राजनीतिक दल के भीतर सराहे जाते रहे हैं। वडोदरा में एक दुखद कार दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया। खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद ये कदम सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उठाया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट ने धार्मिक पर्यटन में उछाल के बीच पिछले 5 वर्षों में सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपए का कर चुकाया है।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से पहले यहां संगठनात्मक बैठक की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय यात्रा पर है। 21 मार्च को ओडिशा जाएंगे। इस दौरान राज्य में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी युवाओं को ऋण चेक प्रदान किए। उन्होंने सभी युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश और दुनिया में पहचान मिल रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार लोकहित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखती है। मैं जब सहारनपुर आता हूँ तो मुझे यहाँ के ऊर्जावान उद्यमी और युवाओं, यहाँ के अन्नदाता किसानों से बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। एक अलग ही ऊर्जा सहारनपुर के अंदर देखने को मिलती है और उस ऊर्जा के साथ जब डबल इंजन की सरकार की ताकत जुड़ती है तो सहारनपुर जैसे जनपदों को अपनी एक नई पहचान प्राप्त होती है। आज आप देख रहे होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहाँ के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है, नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। आपकी उद्यमिता को सम्मान मिले, आपके परिश्रम के सामने शासन नतमस्तक हो, उसको प्रोत्साहित करे, इसी के लिए सरकार आपके पास होती है। सरकार इसी के लिए बनाई जाती है। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती है भाई भतीजावाद करके हम लोग सत्ता में लूट शुरू कर दें। अभी आपने देखा होगा होली की खुशबू को कितना उत्साह और उमंग के साथ भरते 60,244 युवाओं की भर्ती एक झटके में रिजल्ट निकाल करके कर दी। अभी हम यहाँ पे आ रहे थे इस कार्यक्रम के पहले एग्जीबिशन लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी, प्रदर्शनी को देख रहे, कई स्टॉल ऐसे थे जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ही बैंक से लोन दिया था और आज कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार आगे बढ़ गया। याद रखना, बिजनेस में व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव हो, अनावश्यक लालच न हो और मेहनत करने का जज्बा हो। जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं उनकी जानकारी हो और उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सके तो कोई समस्या नहीं आ सकती। ये डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो उसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है और उस लोकहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और यह मुख्यमंत्री और उद्यमी एक एक घर में हम इसको तैयार कर सकते हैं। एमएसएमई का बहुत बड़ा बेस पहले से यूपी के पास है और याद रखना 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो यूपी के पास हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो अपनी एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी भी देता है। अगर कोई आपदा आ गई, किन्हीं कारणों से उद्यमी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई तो 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा सरकार देगी। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एमएसएमई के पोर्टल पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। और ये युवा उद्यमी भी ये केवल एक ऋण वितरण का कार्यक्रम नहीं, इसमें गवर्नमेंट उसको मार्जिन मनी भी दे रही है, 10% तक मार्जिन मनी भी है, बिना गारंटी के और ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करा रही है। याद करिए, जो व्यक्ति अपने कारोबार, जो युवा अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहता था, अब तक साहूकार का या सूदखोर का पैसा लेकर के महंगे काम पर लेता था, जितना कमाता था उससे ज्यादा उसको उसका ब्याज देना होता, अब ब्याज नहीं देना होता। इसमें आपको केवल मूलधन देना है और मूलधन अगर आप समय पे उपलब्ध, समय से चुकता करते हैं तो सरकार ने तय किया है कि अगली बार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था। इस अवसर पर जिन युवा उद्यमियों को आज
ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है, वे पूरी स्थिरता के साथ, धैर्य के साथ अपने व्यवसाय को आगे करें, आगे बढ़ाएं। ग्राहक के साथ उनका व्यवहार उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ध्येय निष्ठा के साथ आप कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में ये पूंजी आपको कई गुना लाभांश देकर के आगे बढ़ाने का काम करेगी। नवरात्रि की भी और रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्थानीय जनता से मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और गिरफ्तारियां की जा रही हैं और सख्त कार्रवाई की गई है। केजरीवाल ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनता के सुझाव और समर्थन से ही पंजाब आगे बढ़ेगा। और जो नशे के खिलाफ अब युद्ध छेड़ा है, मेरे को कई लोग कह रहे हैं जी पिछले 20 दिन में तो कुछ चमत्कार हो रहा है पंजाब के अंदर। भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशे के खिलाफ कई सारे कदम उठाए गए, बड़े कड़े कदम उठाए गए। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी देखना, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए। नशे के तस्करों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपका सहयोग चाहिए। अब जब तक 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे होके नशे के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे, हम अकेले सरकार नहीं कर पाएगी। आपके इलाके में अगर कोई नशा बेचने के लिए आया, पुलिस को बताओ, डरने की जरूरत नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक भी नशे के तस्कर को नहीं छोड़ना, एक भी नशे के तस्कर को नहीं छोड़ना। 70 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था पंजाब का। 70 साल का कूड़ा 3 साल में साफ नहीं कर रहे, लेकिन झाड़ू लेके लगे हुए हैं हम लोग, 3 साल से सफाई कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है अब जिस तरह से स्पीड पकड़ ली हमारी सरकार ने, अब पूरे 100 की स्पीड से अब हमारी गाड़ी चल रही है, पंजाब सरकार की गाड़ी। अब एक एक नशा खत्म करेंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। एक और चीज पूछना चाहता हूं, बिजली के बिल जीरो किस किस के आते हैं, जरा हाथ खड़े करो। पूरे देश के अंदर केवल दिल्ली और पंजाब 2 सूबे हैं जहां पे बिजली फ्री है। दिल्ली में अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पंजाब में कहां से आया पैसा? ये लोग कहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। हमने तो नहीं कहा कभी खजाना खाली है, हमारे पास तो खजाना ही खजाना है। आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लिए स्कूल बनवा रहे हैं। अभी एक बच्चे ने क्या स्कूल ऑफ एमिनेंस बनवा दो, तो जगह जगह स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। अभी अरोड़ा जी ने कहा जवाहर कैंप की सारी सड़कें अगले 1-1.5 महीने के अंदर आपकी सारी सड़कें बन जाएंगी। अगले 1-1.5 महीने के अंदर आपकी जगह जगह स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी। अभी गर्मियों तक, इन गर्मियों तक कितने ट्रांसफार्मर लगवा देंगे पूरे लुधियाने में। इस बार 1 मिनट के लिए भी लुधियाने के अंदर बिजली नहीं जाएगी गर्मियों के अंदर, आप चिंता मत करें। पैसा कहां से आ रहा है? यह ईमानदारी का पैसा है। अब इस बार चुनाव में आपके लिए सामने संजीव अरोड़ा जी खड़े हो रहे हैं। आप सोच के देखो, अभी तो ये आपके एमएलए बने नहीं है, अभी तो ये चुनाव जीते नहीं है, अभी से ये आपकी सड़कें बनवा रहे हैं, अभी से ये लग के आपकी स्ट्रीट लाइट्स बनवा रहे हैं। जिस दिन जीत गए तो ये पता नहीं आपका क्या उद्धार कर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और आखिरी बात, आपका ये जो सिविल हॉस्पिटल है लुधियाने का, इस सिविल हॉस्पिटल में चूहे दौड़ा करते थे, बुरा हाल था, कचरा बना पड़ा था। इन्होंने चंदा इकट्ठा कर करके सिविल हॉस्पिटल शानदार बनवा दिया। कल उसका उद्घाटन होने जा रहा है। अब आप लोगों से यही निवेदन है, अब चुनाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का एमएलए बनेगा, तो सारे अफसरों को, जैसे आज सारे अफसर यहां मौजूद हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डीसी, सारे आए हुए हैं, अगर इनको जिता के भेजोगे, ये सारे अफसरों को आपके बीच में लाके आपके छोटे से छोटे काम भी करा के जाएंगे, बड़े से बड़े काम भी करा के जाएंगे। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम